कोशिश कर रही है। तो आइए कुछ आंकड़ों से समझेंगे कि हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है। बैंक डिपॉजिट से शुरुआत करते हैं। 1947 में हमारे पास महज 1261 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट थे, लेकिन आज यानी 2022 में ये एक नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो बहुत बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में आपका। लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो, जिसमें हम रियल एस्टेट से जुड़ी हर बात आपको बताते हैं। आपके सवालों के जरिए कुछ और आपकी समस्याओं के समाधान करने की कोशिशें भी होती हैं और ढेर सारी बातें होती हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में रियल एस्टेट को लेकर क्या कुछ हो रहा है। तो आज भी यही सब करेंगे। हमारे साथ हैं आज के हमारे मेहमान, प्रॉपर्टी स्टोरी के को-फाउंडर आशीष महाजन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए आशीष जी के साथ बातचीत शुरू की जाए। वैसे तो आशीष जी, सबसे पहले बात बेंगलुरु की मैं कर लूँ आपसे, क्योंकि आप वहीं से हमसे जुड़ते हैं और इस वक्त स्थिति जो है बेंगलुरु की, हर तरफ पानी ही पानी। तो क्या बड़े शहरों में अब ये समस्याएं होने लगी? क्योंकि मामला रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल मौजूद बनता है कि हम देखते हैं कि अक्सर बॉम्बे में हम कई साल पहले देख चुके हैं, लेकिन अब अमूमन हर उस बड़े सिटी में जिसमें बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ है, ये तस्वीरें आम हो चली कि अगर थोड़ी भी बारिश ज्यादा हो जाए तो शहर जो है वो तालाब बन जाता है। विपिन जी, एक डिबेट जो हम इस डोमेन में है और सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो एक डिबेट होती है कि क्या मुंबई गुड़गांव के जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं वो डिजर्व करते हैं जिस प्राइसिंग पे वो हैं। वो डिबेट एक अनएंडिंग डिबेट है। वो कहाँ से चालू होती है कि आप देखिए, न्यूयॉर्क बिजनेस सेंटर है, सिंगापुर बिजनेस सेंटर है, तो वो सबसे टॉप प्राइस सिटीज हैं। तो इसी हिसाब से मुंबई, दिल्ली वगैरह बिजनेस सेंटर्स हैं एक बड़े देश के, तो इनके प्राइसिंग कोई ये नहीं रिलेट कर पाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज इन उन शहरों में मिल रही हैं वो शायद हमारे देश में नहीं मिल रही हैं। तो ये एक डिबेट है, ये अनएंडिंग डिबेट है। और आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल सच है। 100 करोड़ की आबादी का एक देश, जिसमें सिर्फ 4 या 5 शहर अगर आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन्हीं शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ इंप्लॉइज इसी शहरों में रह रहे हैं और इनका आगमन चालू ही रहता है। तो अनलेस एंड अनटिल हम अपने कई शहरों को मतलब विकसित करें और उनमें भी बिजनेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, तब तक ये प्रॉब्लम रहने ही वाली है और ये बढ़ेगी। अब दिल्ली एनसीआर एक एक्सपेंडिंग सिटी है, उसके साथ नोएडा, गुड़गांव और फर्दर और सिटीज जुड़ते जा रहे हैं। तो इन अ वे वो एरिया, आई होप इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इवन सा हो जाएगा। सिमिलरली जो मुझे बैंगलोर का दिखता है कि बैंगलोर हैज टू एक्सपेंड। एयरपोर्ट ऑलरेडी काफी दूर है, एयरपोर्ट के बियॉन्ड शहर देवनहल्ली वगैरह बनने की जरूरत है। देवनहल्ली में बहुत रियल एस्टेट एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी अभी नहीं। तो वो भी एक पूरा ये जो सर्कमफ्रेंस है ये बने, तब जाके हम उस स्टेट पे आ सकते हैं कि पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, घर और फैसिलिटी सब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तब जाके आप प्रेशर कम कर सकते हैं शहरों पे। अदरवाइज तो ये जो आप बेंगलुरु में देख रहे हैं, ये हर शहर में, अगर मैं आज कहूँ कि दिल्ली में इतनी बारिश हो जाए जो बैंगलोर में पिछले 1 हफ्ते में हुई है, तो आप इमेजिन करिए कि वहां पे क्या होगा। रेन डेफिसिट है इस समय तो एनसीआर में, तो आप इस तरह के नजारे नहीं देख पा रहे हैं। पर अगर समझिए बेंगलुरु में जो एक रात में जो बारिश हो रही है, वो शायद पूरे 1 हफ्ते में दिल्ली में होती है। राइट। तो ये काफ़ी पेनफुल है वो तस्वीरें जो हमने बेंगलुरु में देखी, और ये सच है हमारे महानगरों का। और आशीष जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे एक्सप्लेन किया कि हो क्या रहा है आखिरकार। और रियल एस्टेट क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, अक्सर बातें ये भी हो जाती हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है और उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है, और ये आगे जाके जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे क्लॉग कर देता है और तमाम चीज़ें, फिर आबादी का बोझ, जैसा कह रहे हैं यहाँ आशीष जी की, एक अनएंडिंग डिबेट है। लेकिन ये डिबेट करने की जरूर बनती है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं रुके या अभी इसको नहीं संभाला गया तो आगे स्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी। इसीलिए आज प्रॉपर्टी गुरु में ये थोड़ा मौजूद टॉपिक है। हर बार ही हम बात करते हैं घरों की सेल कैसी हो, तो हम बात करेंगे, लेकिन इन पर भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, कोशिश हमारी रहती। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और उन्हीं के जरिए प्रॉपर्टी बाजार की बात भी होती चलेगी। पहले कॉलर है हमारे मोहिल चतुर्वेदी साहब, हमें नोएडा से कॉल कर रहे हैं। मोहिल साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप?
गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। जी सर मेरा क्वेश्चन एक है, मुझे पुणे में वाकड़ साइड में एक 3 BHK फ्लैट परचेज करना है। मेरा बजट अराउंड 90 to 1 CR है। ठीक है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि अच्छा हो और उसका या तो वो रेडी टू मूव इन हो या फिर नियरिंग पोजीशन हो, दैट विल बी प्रिफर्ड। ठीक, अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकें। जरूर, बढ़िया। ठीक बजट है आपका, 90 से 1 करोड़ के बीच में रेडी पोजीशन आप देख रहे हैं। 3 BHK वाकड़ पुणे में। पुणे एक बहुत बेहतरीन मार्केट है रियल एस्टेट के लिहाज से, और काफ़ी इस तरह की चीज़ें वहाँ अवेलेबल रहती हैं। बड़ा आपके पास स्कोप रहता है चूज़ करने के लिए। लेकिन वाकड़ में क्या आपको मिल पाएगा वो हम आशीष जी से पूछेंगे। आशीष जी, इनके बजट में वाकड़ में इन्हें क्या अच्छा मिल सकता है? विपिन जी, पहली बात, नए प्रोजेक्ट्स में रेडी टू मूव इन मिलना तो नियर इम्पॉसिबल है। सेकेंडली, प्रॉपर वाकड़ जो एक मुंबई पुणे हाईवे को टच करता है, ये काफी प्राइम एरियाज में पुणे के काउंट होता है। तो 1 करोड़ के अंदर अगेन 3 बेडरूम मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर इनका बजट 15-20 लाख से ऊपर आता है तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले 1 से 2 सालों में डिलीवरी स्टेज पे आ जाएंगे। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है MJ ओपेरा, ऑलमोस्ट अबाउट 1100 स्क्वायर फीट का उस पे कारपेट एरिया आता है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्राइस्ड है। कल्पत्रु ग्रुप जो काफी बड़ा ग्रुप है, मुंबई पुणे सभी जगह इनके प्रोजेक्ट्स हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है एक्सक्विजिट, वो भी कुछ 1000 स्क्वायर फीट का 1 करोड़ 20 लाख की रेंज में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स इनको वाकड़ में मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि मुझे 3 बेडरूम ही मिले तो और इतने ही बजट में मिले, तो मे बी ये हिंजेवाड़ी के अंदर, जो वाकड़ बेसिकली क्या सर्विस करता है कि कुछ लोग वहां से शायद पुराने शहर की तरफ काम करने जाते हैं, बट मेनली लोग हिंजेवाड़ी IT पार्क में काम करते हैं, जो लार्ज टेक पार्क की तरह जाना जाता है। अगर ये हिंजेवाड़ी के अंदर जाते हैं तो इनके बजट में 70-80 लाख से स्टार्टिंग 3 बेडरूम्स मिलेंगे इनको, कोल्टे पाटिल के जो टाउनशिप है उसके अंदर। फिर मेगापोलिस एक टाउनशिप है, शाहपुर जी जॉयविल करके शाहपुर जी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। तो गोदरेज का कुछ प्रोजेक्ट में उस तरह के ऑप्शंस इनके ओपन होते हैं अगर ये वाकड़ से मूव करते हैं। वाकड़ से ना मूव करने के रीजन यही होते हैं कि आप हिंजेवाड़ी IT पार्क के अंदर रहें तो आप उस सोशल इंफ्रा और इकोनॉमिक इंफ्रा के साथ ही टाइड रहते हैं, जो रेस्ट ऑफ पुणे से अभी थोड़ा कम डेवलप्ड है। लेकिन वाकड़, बानेर, आउंद, ये काफी डेवलप्ड जोन्स हैं पुणे की। तो अगर इंसान चाहेगा, उसका बजट परमिट करेगा, तो वो इधर की तरफ ही रहना चाहेगा, ना कि IT पार्क के अंदर। ठीक है, तो चलिए मोहिल साहब, देखिए थोड़ा बहुत बजट अगर ऊपर नीचे आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको आपकी चॉइस की चीज़ें मिलेंगी, और बाकी क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वहाँ पर, उसमें भी और उसके आसपास भी, वो आपको आशीष जी ने बता दिए। जरा एक नज़र मारिए, थोड़ा एक चक्कर लगाइए, फिर हमसे दोबारा बात कीजिए और हम आपको और ज़्यादा इस पर एक इन डेप्थ एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपना फाइनल डिसीजन बना पाए। राइट, तो ये हो गई मोहिल साहब की क्वेरी। और अब हमारे अगले कॉलर हैं इंद्रजीत सिंह ओबेरॉय, हमें मेरठ से कॉल कर रहे हैं। इंद्रजीत साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, बताइए। नहीं, आई हैव अ यूनिट इन स्पेस प्लाजा गुड़गांव। अच्छा, सेक्टर 69। ओके। हाँ, तो आई एम होल्डिंग सिंस लास्ट 10 to 12 years। ओहो, इट वाज ऑन पेमेंट प्लान। अच्छा जी। तो इस बीच में वो भी कोरोना भी आ गया, उससे भी थोड़ा सा 2-3 साल तो इफेक्ट हुआ उसका। तो अभी तक उसमें कोई हो नहीं रहा कुछ भी। आई वांट टू सेल इमीडिएटली। अच्छा, आपने लिया क्या था, किस भाव पे लिया था सर? ये टोटल ऑल इन ऑल 50 लाख का कॉस्ट कर रहा है। 50 लाख। 328 स्क्वायर फीट एरिया है। जी जी जी, फर्स्ट फ्लोर है, कमर्शियल है। ठीक है सर, लेते हैं सलाह हम आशीष जी से। आशीष जी, अब ये कह रहे 10-12 साल से होल्ड कर रहे हैं, कुछ मूवमेंट उसमें दिख नहीं रही। 50 लाख रुपए इनकी कॉस्टिंग है और कमर्शियल रिटेल यूनिट है प्लेस प्लाजो में। तो क्या मामला यहाँ पे रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, या फिर ये रुकते हैं तो फिर आगे चल के इनको अच्छा इसका कुछ रिटर्न मिल सकता है या निकल जाए? सो देखिए विपिन जी, कमर्शियल गुड़गांव में ऑब्वियसली काफी तेजी में इस समय, पर लोकेशन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब देखिए, गुड़गांव का नर्व, बिजनेस नर्व कहाँ पे है? वो है साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड प्राइमरली। ओके, फिर आ जाता है ये जो एरिया है इनका पर्टिकुलर 69 सेक्टर ये बता रहे हैं, ये सोना रोड, और सोना रोड के भी और आगे जाके आता है। तो ये अभी तक एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। इनफैक्ट सोना रोड ही बहुत सालों तक वेकेंट रही, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं
कमर्शियल के लिए जैसे डीएलएफ जाना जाता है, एक समय पे यूनिटेक ने बहुत अच्छा काम किया, अब यूनिटेक एज ए फर्म इन अ वे एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब लोग कॉन्सेंट्रेटेड थे गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड के ऊपर। अब जो ये पर्टिकुलर लोकेशन है 69 सेक्टर, इट इज सैंडविच्ड बिटवीन NH8 एंड सोना रोड, जो अब वहां पे काफी काम हो रहा है, क्योंकि ये रोड्स ना आपस एक सर्कुलर रिंग बनने वाला है गुड़गांव के अराउंड। द्वारका एक्सप्रेसवे, सदर्न पेरिफेरल रोड, और ये प्रॉपर्टी सदर्न पेरिफेरल रोड पे पड़ती है। आज की डेट में मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर ये निकल सकते हैं तो निकल जाएं, और उस पैसे से ये किसी और कमर्शियल में गुड़गांव में जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज में हो, ट्राई करें कि वहां पे ले सकें। अदरवाइज इस एरिया को अभी भी कमर्शियली अट्रैक्टिव होने के लिए मे बी अनदर 5-8-10 years लग सकते हैं, मतलब क्योंकि ये ऑफिस यूनिट है ना, वहां पे ऑफिसेज भी जाने चाहिए। रिटेल यूनिट हो आप, फिर भी कुछ एक्टिविटी अब आप देखेंगे, क्योंकि इस एरिया के अराउंड अब हैबिटेशन हो गई है। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि अगर वहां पे ऑक्यूपे ये जो स्पेस का प्रोडक्ट बता रहे हैं, अगर वहां पे इनको ये दिखता है कि वहां पे रिटेल या कमर्शियल एक्टिविटी अभी नहीं है, तो वो अगले 2-3 साल 4 साल और मेरे को लगता है कि वहां टाइम लगेगा। ठीक है, तो ओबेरॉय साहब थोड़ा वक्त लगेगा अभी। अगर आप 3-4 साल रुके फिर उसके बाद वहाँ मूवमेंट आए, थोड़ा समय और लग सकता है। आपने ऑलरेडी बहुत लंबी होल्डिंग यहाँ पे कर ली है, तो बेटर है आप इससे निकल जाएं। और बाकी जो इलाके बोल रहे हैं आशीष जी, अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो ये अच्छा होगा। इसमें ज़्यादा इंतज़ार करने का कोई मतलब दिखाई दे नहीं रहा है, तो बेटर है कि आप इस चीज़ से निकलें। एक जो दुविधा आपके मन में होगी कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, आपका रेट मिल जाए वो बड़ी बात रहेगी, और निकल जाएं तो बेहतर होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर जयेश ठाकरे नासिक से हमें फ़ोन कर रहे हैं। जयेश भाई, क्या हालचाल है और क्या सवाल रहेगा आपका? नमस्कार, सब ठीक है सर। सवाल ये है कि फिलहाल मैं नासिक में हूँ और फिलहाल IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पुणे में हिंजवाड़ी में मेरी कंपनी है फिलहाल। बहुत बढ़िया। तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी 2-3 मंथ्स में फिर अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मैं वही सोच रहा था कि हिंजवाड़ी या कोई भी IT पार्क, मतलब ऐसा मिडल लोकेशन में 2 BHK में ढूंढ रहा हूँ, जैसे मेरी सारे IT पार्क से कनेक्टिविटी हो जाए। और वो इसी के लिए मैं आपका गाइडेंस चाहता कि एक्चुअली कौन सी लोकेलिटी में मैं ढूंढूं फ्लैट एज ऑफ नाउ। ठीक है, और मतलब 6 to 7 मंथ में रेडी टू मूव होगा तो भी चलेगा। चलिए, सबको थोड़ा जल्दी घर चाहिए जरूर, लेकिन अब कितना स्टॉक बचा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 60 से 75 लाख इनका बजट है आशीष जी, और हिंजवाड़ी या इन एंड अराउंड ये घर देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऑफिस वहीं पर है और 2 BHK देख रहे हैं। जी विपिन जी, इनको डेफिनेटली हिंजेवाड़ी में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट रेडी टू मूव इन, जैसे आपने कहा, रेडी टू मूव इन हर एक की पसंद और फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन रेडी टू मूव इन डेवलपर्स के पास आज की डेट में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगले 1-2 साल 3 की डिलीवरी में इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट्स प्रॉपर हिंजेवाड़ी के अंदर, हिंजेवाड़ी में ना मल्टीपल फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो जितना आप मुंबई हाईवे के पास है वो अर्लियर फेज है, और वो उतना ही प्रीमियम हो जाता है। तो बड़े टाउनशिप्स हैं, जैसे कोल्टे पाटिल का लाइफ रिपब्लिक है, कुमार का मेगापोलिस है, फिर कुछ और इंडिविजुअल छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गोदरेज का प्रोजेक्ट है, शाहपुर जी पालोनजी हैं जॉयविले के साथ। तो इन सब प्रोजेक्ट्स में बजट को थोड़ा फ्लेक्सिबल रख के, थोड़ा 5-8 लाख ऊपर नीचे करके इनको टॉप डेवलपर्स के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। नहीं तो हिंजेवाड़ी की एक बहुत 2-3 सैटेलाइट एरियाज हैं हिंजेवाड़ी के अराउंड, जहां पे ऑप्शंस इनको अगेन अच्छे बिल्डर से मिल सकते हैं। जैसे कि एक आ जाता था थावड़े, वो थोड़ा मुंबई हाईवे में नासिक की तरफ आप जाते हैं तो उस लोकेशन में, तो उससे आपको मुंबई हाईवे भी पास हो जाता है, और आप हिंजेवाड़ी IT पार्क में काफी आसानी से आ सकते हैं। वहां पे कुछ ऑप्शंस जैसे रोहन बिल्डर्स है, महिंद्रा एक प्रोजेक्ट बना रहा है, वो देख सकते हैं। अदरवाइज बानेर एनेक्स बोला जाता है, वहां पे हिंजेवाड़ी के जितने भी बड़े IT पार्क्स हैं वो आपको एक वाटर बॉडी के अक्रॉस दिखाई देते हैं, एक ब्रिज कनेक्ट कर रहा है आपको, वहां पे गोदरेज है, VTP है, सबके बड़े टाउनशिप्स हैं। उधर भी इनके बजट में 2 बेडरूम फ्लैट इनको मिल जाएगा, बट वही है कि इनको वेट करना पड़ेगा, और ये सारे अच्छे एरियाज हैं, सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं टॉप डेवलपर्स। चलिए, इसी सलाह के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे।
एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। बात हो रही रियल एस्टेट मार्केट पर। आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। आशुतोष श्रीवास्तव बेंगलुरु से हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। आशुतोष भाई, बहुत स्वागत है आपका। आई होप कि सब ठीक होगा। बारिश काफी है, लेकिन बताइए क्या पूछना चाहेंगे। विपिन भाई धन्यवाद। मेरा जो है, मैंने एक प्रॉपर्टी देख रहा हूँ नोएडा की साइड में जी। ये है एस डिविनो का प्रोजेक्ट है। काफी एडवर्टाइजमेंट आता रहता है इन लोगों का टीवी पे। 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे कोस्ट कर रहा है बिल्डर। ओके, 7.5 तक आने को तैयार है। ठीक है। और दिसंबर में कह रहा है तो पोजीशन दे देगा। बहुत बढ़िया। तो उसी के बारे में सलाह लेनी थी। 4 BHK फ्लैट देख रहा हूँ मैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो एस डिविनो, आशीष जी ये फ्लैट देख रहे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 8,000 पर स्क्वायर फीट, और सबसे अच्छी बात की इस साल के अंत में पोजीशन भी मिलने की बात हो रही है। तो कैसा लग रहा है आपको ये प्रोजेक्ट? आपको इस प्रोजेक्ट की एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखाई देगी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे महंगा प्रोजेक्ट। तो नोएडा में इनफैक्ट नोएडा काफी यूनिक है जिस तरह से वहां प्रोजेक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली बताने की क्या कोशिश करी जा रही है कि नोएडा वेस्ट का, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का ये सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है, और जो कि कई मायनों में सच है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो NH24 मेरठ, गाजियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करता है, वो आपको दिल्ली की कनेक्टिविटी देता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट से, और मेट्रो रेल वगैरह की भी ऑप्शंस अब खुल चुकी हैं। तो एस अच्छा डेवलपर है, डेवलपर के साथ इनको कोई इशू नहीं आएगा, डेवलपमेंट अच्छी है, रेट्स इनके हाईएस्ट ही हैं उस एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये एरिया जो है वो काफी डेंस कंस्ट्रक्शन देखी गई है इन प्रोजेक्ट में। काफी बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हैं और उतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, तो उन सब में प्रोडक्ट स्टैंड आउट करता है। और एक और चीज है विपिन जी, देश भर में लोगों को बड़े घर चाहिए, 3 बेडरूम 4 बेडरूम है। 4 बेडरूम सबसे ज्यादा डिमांड में और उसकी सप्लाई सबसे कम है। तो 4 बेडरूम यहाँ पे कुछ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक कोट होता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट का, अपार्टमेंट का साइज। तो इनको वन फॉर ओन यूज और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से प्रोजेक्ट अच्छा है इनके लिए। तो चलिए, आशुतोष जी की ये हो गई क्वेरी सॉल्व, और अब अंकुर जैन साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आप? सर, मैं एक कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और एससीओ में मेरा इंटरेस्ट है, बट अभी बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो एससीओ स्पेस रोल आउट कर रहे हैं, एंड इसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि एक तो प्राइसेस बहुत इन्फ्लेटेड हैं, दूसरा पार्किंग प्रॉब्लम है, एंड आई एम लुकिंग इन समथिंग गुड़गांव और नियर बाय गुड़गांव, प्राइमरी एनसीआर एरिया। तो एक सेक्टर 1 मानेसर के अंदर एस्टैब्लिश मार्केट है HSIDC की, वहां पर मैंने कुछ देखा है विच इज ऑफ 173 स्क्वायर यार्ड्स, और वो अराउंड 4 CR के आसपास, 4.5 CR के आसपास उसका प्लॉट मिलता है एससीओ का। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे वो लेना चाहिए फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड मे बी फ्यूचर रेंटर्स एज वेल, और अगर नहीं तो फिर क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से?
चलिए, बढ़िया सवाल है ये आपका। एससीओ प्लॉट आप खरीदने का सोच रहे हैं मानेसर गुड़गांव के इस इलाके में, न्यू गुड़गांव जिसे आप कह रहे हैं, 4 करोड़ में आपको मिल रहा है। क्या साइज आपने बताया, एक बार फिर बताएंगे? 173 स्क्वायर यार्ड्स, 144 स्क्वायर मीटर। ओके जी, 144 स्क्वायर मीटर। आशीष जी, कैसा लग रहा है ये? विपिन जी, पहले तो ऑडियंस के लिए ये है कि एससीओ क्या है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेसिकली पिछले कई सालों से है, लेकिन जिस तेजी से इस साल देखा गया है, जिस प्रमोशंस का, बेसिकली डेवलपर्स को अपनी लैंड बेचने का एक तरीका मिला है, जहां कुछ डेवलपमेंट वो करके देंगे, उसके बाद जो प्लॉट्स हैं इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या और छोटे डेवलपर उसको खरीद सकते हैं और उसके ऊपर दुकानें बना सकते हैं, उसको लीज कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं या सिर्फ होल्ड करके रख सकते हैं। मानेसर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जिस रेट पे ये इस पर्टिकुलर प्लॉट की बात करें, शायद ये इसी बात से देख रहे हैं कि ये स्टेट अथॉरिटी से आ रहा है, उसी रेट पे इनको शायद द्वारका एक्सप्रेसवे और सदर्न पेरिफेरल रोड ऑफ गुड़गांव में कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। मे बी प्लॉट थोड़ा छोटा होगा। जो मैं देख रहा हूं कि 75 स्क्वायर यार्ड्स और मतलब 100 स्क्वायर यार्ड, इस तरह के साइज के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं दुकानें बनाने के लिए, और वो रेट्स कहीं 2.5-3 करोड़ से चालू हो जाता है। मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ जो सजेशन, मतलब रीजन मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे या के अंदर जो पॉपुलेशन है और जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, अल्टीमेटली यही लोग आके शॉपिंग करते हैं। आपको आपका एससीओ प्लॉट जिस पे आप दुकान बनाएंगे वो उस कैचमेंट है। जो कैचमेंट है उसकी डेंसिटी, उसकी पॉपुलेशन और उसकी हैबिटेशन अभी और आने वाले सालों में गुड़गांव में ही ज्यादा रहने वाली है मानेसर से। तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करूंगा कि गुड़गांव के अंदर देखिए, और यहाँ पे अच्छे प्राइवेट डेवलपर हैं, एमआर हैं, ये सब बेस्टेक हैं, ये सब ने काफी सारे एससीओ ऑप्शंस ओपन किए हैं पिछले कुछ सालों में। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी है। नमस्कार जी। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर। आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और अब वक्त है कुछ और सवाल लेने का। कुछ ईमेल्स हम ले लेंगे। हमारे साथ आशीष जी बने हुए हैं जिनसे हम आपके सवालों के जवाब ले रहे हैं। तो ये ईमेल हमें भेजा है किशोर उम्बारे साहब ने यूएसए
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट से, और आप पूछना चाहते हैं कि महिंद्रा नॉस्टैल्जिया लोकेशन है इनकी पुणे, वहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी, कुल कीमत या बजट कह लें तो 1.2 CR है, 1300 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप है, 880 का कारपेट है। यहाँ पर अगले 10 साल में किस तरह की रिटर्न की उम्मीद है? पोजीशन ज़रूर इसका थोड़ा लेट मिलेगा इनको, अब से करीब 4 साल बाद, जून 2026 में, और पिंपरी में ये घर मौजूद है 3 BHK। तो सर इस पर सलाह चाहते हैं आशीष जी, महिंद्रा नॉस्टैल्जिया और 1.2 CR में इनको एक 3 BHK मिल रहा है और 4 साल में लगभग पोजीशन मिल जाएगा। विपिन जी, पिंपरी चिंचवड़ हम सभी जानते हैं कि पिंपरी चिंचवड़ एक काफी वेल मैनेज्ड लोकेलिटी है। यहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी है वो बहुत एक्टिव रही है, सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बेस यहाँ पे बहुत बड़ा है। और यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, जिनके काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर है। तो नॉस्टैल्जिया इनका एक नया लॉन्च है जो अभी चालू हुआ है, तभी उसकी जो डिलीवरी है वो 2026 तक की प्रॉमिस करी गई है। जिस रेट पे वो ऑफर किया गया थोड़ा बहुत प्रीमियम है करंट मार्केट रेट से, बट इट इज ऑल्सो, आप वहां के लीडिंग प्लेयर प्लस नेशनली लीडिंग प्लेयर है महिंद्रा। और महिंद्रा का इस समय अपनी हाउसिंग में ये फोकस है कि ग्रीन थीम पे ये सब प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। तो सस्टेनेबल एक टाउनशिप तो नहीं कहूंगा, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है ये, तो उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से इनका रेट एकदम ठीक है। और अगर ये इस लोकेशन पे जाते हैं तो ये देखेंगे महिंद्रा वहां पे ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश डेवलपर है, इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। जी, तो चलिए, तो आप कह रहे हैं कि इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ क्लीन है। महिंद्रा डेवलपर लाइफ स्पेसेस के साथ कस्टमर ओरिएंटेशन इनकी बहुत अच्छी है। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया ऑल्सो अच्छा ही रिटर्न दिया है डिफरेंट सिटीज में। पिंपरी चिंचवड़ की एक और बात है, एक तो आपका जो IT बेस पुणे का है, जो आपका हिंजेवाड़ी IT पार्क या इवन ईस्ट पुणे की तरफ, आप पिंपरी चिंचवड़ से इन सब जगहों पे काफी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। और पिंपरी चिंचवड़ की जो म्युनिसिपैलिटी है वो काफी एक्टिव है, तो आपको जो इश्यूज कई शहरों में फेस होते हैं वहां पे वो कम फेस हुआ करते हैं। बहुत बढ़िया, तो फिर सारी चीज़ें बेहतर है। क्या इलाके की बात कर लें, चाहे आप प्रोजेक्ट की बात कर लें, कंपनी की बात कर लें, सब बढ़िया है। तो किशोर उबारे साहब, आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अगले 10 साल में यहाँ पर आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न भी मिलने की उम्मीद हम कह सकते हैं कि मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी और लोकेशन दोनों बढ़िया हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि इस हफ्ते का समय हो गया है समाप्त। आशीष जी, जाने से पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो चलिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन एक बार फिर बोल दूं आपसे कि आप अपने सवाल हमें pg@moneycontrol.com पर भेजते रहिए। थोड़ा डिटेल और फ़ोन नंबर डाल दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए, हम लेकर आएंगे आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी हर समस्या, हर दुविधा का समाधान, और वो भी तुरंत। तो एक छोटा सा गैप रहेगा एक हफ्ते का, लेकिन फिर अगले हफ्ते मुलाकात आपसे होनी ही होनी है। तब तक और सवाल जमा कर लीजिए, जो भी मन में बातें हों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान जरूर रखिए, टेक केयर। अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक GDP साइज होता था। 35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज GDP का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 $3060 करोड़ के आसपास भारतीय GDP का साइज होता था, और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था